हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि है आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियाँ। इसी पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको किस पादप पर पाला जाता है। तो उनको मलबरी, जिसको शहतूत कहते हैं, इन्हीं के पत्तों पर इनको पाला जाता है। अगले में कह रहा है रेशम के कीट अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं। तो ये इनकी जो प्यूमा की अवस्था होती है उसी में ये जो तंतु होता है उसको पैदा करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो शहद होता है उसका प्रमुख अवयव क्या है। तो देखिए, जो शहद होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्रैक्टोज पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 38.2%। उसके बाद ग्लूकोज पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 31%। उसके बाद जल पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 17.1%। उसके बाद माल्टोज पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 7.2%। उसके बाद सुक्रोज पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 0.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से जो मोरक्को चर्म है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है ऊन फाइबर के लिए किसे पाला जाता है। तो ये पाला जाता है अल्पाका को। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो ओमेगा 3 वसा अम्ल है इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो ये है सार्डिन, जो कि मछली से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो केंचुआ है, केंचुए के जरिए जो मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है, इस मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। अगले में कह रहा है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है। तो ये करता है केंचुआ। अगले में कह रहा है जो कृमि खाद है जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, इसके लिए कौन जीव या कह सकते हैं कृमि होता है जो उत्तरदायी होता है। तो होता है केंचुआ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो केसर होता है, केसर का जो मसाला होता है, जिसको इंग्लिश में सैफरन स्पाइस कहते हैं, कह रहा है इसको बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो जो वर्तिकाग्र होता है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, इसी का यूज लाया जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। तो ये होती है लौंग। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लौंग किससे प्राप्त होता है। तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस जैसे एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले में कह रहा है लौंग में पाया जाने वाला जो सारभूत तेल है ये कौन सा है। तो इसमें पाया जाता है यूजीनॉल। अगले में कह रहा है जो जंगली गोभी होती है इससे विकसित होने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो इससे विकसित हुई हैं फूल गोभी, ब्रोकली और कोहराबी, जिसको हम लोग जर्मन शलजम कहते हैं। तो ये जो तीनों प्रजातियां हैं ये सारी जंगली गोभियों से ही विकसित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है औषधीय प्रयोजन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो फेनोलिक यौगिक है जिसको करक्यूमिन भी कहते हैं करक्यूमिन, ये कह रहा है किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हल्दी में। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें देखिए फिनाल पाए जाते हैं और फ्लेविनाइड्स पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जो तुलसी के पौधे होते हैं उनका औषधीय महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत को साफ करने के लिए किया जाता है। तो नीम का यूज़ किया जाता है। अब नीम के बारे में कुछ सही कथन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, नीम के पेड़ के संदर्भ में कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला इसमें स्टेटमेंट कह रहा है नीम में एजाडिक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कुछ जातियों की कीटों और बरूथियों के जो प्रतिरोध भवन होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए नीम के जो तेल होते हैं उनका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है जो नीम के बीज होते हैं इनका प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण में भी किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है जो नीम का तेल होता है इसका अनुप्रयोग औषधि उद्योग में भी किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ है किससे प्राप्त होता है। तो ये होता है नीम से प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है कुनैन का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये होता है सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसकी छाल से ये बनाया जाता है। अगले में कह रहा है स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है ब्राह्मी। अगले में कह रहा है एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। अगले में कह रहा है कौन सा पादप घ्राण सूचक होता है। तो ये होता है वनीला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंसुलिन होता है वो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। तो ये है अवसादकारी। अगले में कह रहा है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो ये अधपके जो फल होते हैं उनके दूध से ये प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है। तो ये पोस्ता अथवा पापी से ये प्राप्त किया जाता है।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है जिसकी कह रहा है कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीकी में किस पौधे के निचोड़ या रस का उपयोग करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं पार्थीनियम का। अगले में देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा पादप उत्पाद है, तो देखिए जो कपूर है, कासनी है जिसको चिकोरी भी कहते हैं, तथा वनीला, ये सब क्या हैं, ये सब पादप उत्पाद हैं। अगले में कह रहा है काफ़ी पौधे की किस भाग से बनती है, तो ये बनती है फली से। किससे बनती है? फली से ये बनती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो कैफीन क्षारक होता है पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है, तो ये चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। अगले में कह रहा है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है, तो इसमें कैफीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है शीतल पेयों जैसे कोका कोला में कौन सा पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैफीन। अगले में कह रहा है समुद्री घास खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो ये सारे आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है आयोडीन के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए जो समुद्री खाद्य हैं उनसे भी मिलता है आयोडीन, जो डेयरी उत्पाद हैं उनसे भी प्राप्त होता है आयोडीन। उसके अतिरिक्त देखिए जो डेयरी उत्पादों में दूध दही हैं इनसे भी आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किस फल में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, ये पाया जाता है सेब में। अगले में कह रहा है किस कवक का उपयोग कवकनाशी में के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका नाम है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ये इसका नाम है। अगले में कह रहा है लिटमस का घोल किससे प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त होता है लाइकेन से। अगले में कह रहा है लिटमस जो होता है अम्ल क्षार सूचक, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है हींग। अगले में कह रहा है हींग पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो तने के स्राव से तथा जड़ों के निष्कर्षण से इसको प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है ओक से। अगले में कह रहा है चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पाइन से। अगले में कह रहा है रबर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये तने से निकले जो तरल पदार्थ होते हैं उन्हीं से रबर प्राप्त किया जाता है। अगले में कह रहा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है रतनजोत या जेट्रोफा का। अगले में कह रहा है फलीदार पौधे में कौन सा पादप पेट्रोपादप की श्रेणी में आता है, तो ये आता है करंज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इनमें हाइड्रोकार्बन तथा लिपिड पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत की जैव ईंधन की जो राष्ट्रीय नीति है इसके अनुसार जैव ईंधन के उत्पाद के लिए किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है, तो इनमें देखिए कसावा का यूज होता है, क्षतिग्रस्त जो गेहूं के दाने हैं इनका भी यूज होता है, चावल का भी यूज होता है, जो सड़े हुए आलू हैं इनका भी यूज होता है, चुकंदर जो है इनका भी यूज होता है, गन्ने के रस का भी यूज होता है, मकई, इन सब का यूज क्या कहाँ पे होता है, तो इन सब का यूज होता है जो हम लोग की जैव ईंधन नीति है उसके तहत इनका कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है और इनसे पेट्रोल बनाया जाता है या डीजल जो होते हैं जिनको हम लोग जैव ईंधन कहते हैं उनको इससे बनाया जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो जो एथेनॉल होता है वो गन्ने से प्राप्त होता है, मक्के से प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे उसके पीछे भी स्रोत देखे थे, तो एथेनॉल देखिए यहाँ से भी बताया गया था, कसावा से प्राप्त होता है, क्षतिग्रस्त गेहूँ से, चावल से, सड़े आलू से, तो इन सब चीज़ों से क्या होते हैं, इनसे एथेनॉल प्राप्त किए जाते हैं। अब अगला इसी में क्वेश्चन कह रहा है शीरा किसका अति उत्तम कच्चा माल है, तो यह है पावर एल्कोहल का। अगले में कह रहा है गन्ने में जो इच्छू शर्करा की मात्रा होती है वो घट जाती है, कब घट जाती है, तो जो गन्ना होता है अगर वो पकने की अवधि में वहाँ पे पाला गिर जाता है उस क्षेत्र में, तो पाले की वजह से क्या होता है जो इसमें शर्करा की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अब अगला इसी में टॉपिक है जैव उर्वरक, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जैव उर्वरक में पहला पॉइंट ये कह रहा है सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त खाद्य को क्या कहते हैं, तो इसी को जैव उर्वरक कहा जाता है। अगले में कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं किस पौधों की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं, तो ये होते हैं जो दलहनी फसलों, मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं उन्हीं की जड़ों के साथ ये संयोजन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उनमें करने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो देखिए उसमें एजोटोबैक्टर होता है, नोस्टॉक होता है, एनाविना होता है, बिजरिंगिया होता है, तो ये सब जो हैं वो सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है
सोयाबीन में नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो ये होता है राइजोबियम जैपोनिकम। याद रखिएगा, जो सोयाबीन होता है उसमें राइजोबियम जैपोनिकम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अगले में कह रहा है कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? तो देखिए जो चने की हैं, मटर की हैं, सेम के हैं, अरहर की हैं, ये सब जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो देखिए जो राइजोबियम होता है, जो नीलहरित शैवाल होता है, एजोला जो होता है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनका यूज होता है जैव उर्वरक के रूप में। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में यूज होता है? तो जो धान की फसलें होती हैं उनमें नीलहरित शैवाल जो होते हैं वो जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। अगले में कह रहा है किस जलीय फर्ण को जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है एजोला। अगले में कह रहा है एजोला क्या होता है? तो एजोला एक जलीय फर्ण है। क्या है? जलीय ये फर्ण होता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो नीलहरित शैवाल के साथ अगर इसको मिला दिया जाए तो एक अच्छे उर्वरक का ये कार्य करता है। अगले में कह रहा है एजोला बहुधा जैव उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह किसका सहचारी है? तो ये नीलहरित शैवाल का ये सहचारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है पशुओं विशेषकर दुधारू पशुओं के लिए अनुपूरक भोजन के रूप में किस जैव उर्वरक का यूज किया जाता है? तो ये होता है एजोला। अगले में कह रहा है कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले में कह रहा है कौन फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो देखिए जो वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा है, ये क्या है? ये फास्फेटिक उर्वरक है। अगले में कह रहा है कंपोस्ट जिसको खाद कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें कह रहा है इसमें निम्नीकृत होने वाले पदार्थ होते हैं उनमें कृषि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, पशुओं के मलमूत्र होते हैं, गोबर होते हैं, सब्जियों के अवशिष्ट होते हैं, तो ये सारे अवशिष्ट इसमें शामिल होते हैं। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया में केंचुए, कवक और जीवाणु जो होते हैं वो तेज करने में सहायक होते हैं। अगले में कह रहा है इसमें कार्बनिक पदार्थों तथा पोषक जो तत्व होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह सब कंपोस्ट के बारे में, मतलब जो गड्ढे में खाद बनती है उनकी ये विशेषताएं थी। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है खेती में जो बायोचार जो तकनीकी है उसका क्या उपयोग होता है, तो इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि जो बायोचार होता है वो ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम से अंश के रूप में ये प्रयुक्त किया जाता है। अगले में कह रहा है जब बायोचार जो होता है वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों को वृद्धि भी कर देता है, मतलब जो इस यौगिकीकरण हो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भी वृद्धि ये कर देता है। अगले पॉइंट में कह रहा है जब बायोचार जो होता है वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब यह वृद्धिकर माध्यम की जो जल धारण क्षमता होती है उसको लंबे समय तक बनाए रखने में भी यह सहायक होता है। अगले में कह रहा है जो बायोचार होता है जब उच्च कार्बन युक्त चारकोल का ये एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो बायोचार है वह उच्च कार्बन युक्त एक चारकोल का एक रूप होता है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। अगले में कह रहा है बायोचार जो होता है वो कृषि अपशिष्ट धान, गेहूँ, ज्वार की ये भूसियाँ इनके पायरोलिसिस से तैयार किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनकी कह रहा है वृद्धि की जा सकती है, मतलब किस प्रोसेस से नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसमें कह रहा है उर्वरक की जो मात्रा है उसका बार बार प्रयोग करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है नाइट्रोजन अवरोधक के रूप में नाइट्रोजन जो नत्रजन अवरोधक है उसके प्रयोग के द्वारा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कह रहा है नत्रजन जो होते हैं धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा भी इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब फसल उत्पादन है उसमें कह रहा था वृद्धि किस प्रकार से होगी, तो इसमें कह रहा है ये सब जो तीनों प्रोसेस हैं अगर इनको अपनाते हैं तो इससे फसल उत्पादन बढ़ सकता है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको करने वाले प्रमुख बैक्टीरिया हैं तथा फसलें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए इस साइड में बैक्टीरिया है, इधर इस फसलें दी गई हैं। तो देखिए जो सोयाबीन की फसल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो इसमें करता है राइजोबियम जैपोनिकम, तो ये करता है सोयाबीन में। दूसरा है जो 3 पत्तिया घास है इसमें करता है राइजेबियम ट्राइफोली, इसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगला फसल है लुसर्न, तो लुसर्न में देखिए करता है राइजोबियम मेलिलोट, ये इसमें फिक्सेशन करता है। अगला है जलीय फर्न, इसमें देखिए जो होता है एनावीना एजोली, ये इसमें क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगले में है गुनेरा
माइक्रोफाइला है, इसमें देखिए नोस्टोमोनास जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब अगला देखिए, अगले में दिया हुआ है जैव उर्वरक बनाने वाले कुछ प्रमुख बैक्टीरिया हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख बैक्टीरियाओं का नाम है, तो इनमें है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एस्ट्रोबैक्टर, एजोस्पाइरिल, नीलहरित शैवाल और एजोला। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया हैं। अब अगला देखिए, फास्फोरस घुलाने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो इनमें है बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। ये सब क्या है, ये सब फास्फोरस घुलाने वाले बैक्टीरिया हैं। अब अगले हैं कंपोस्टिंग एसिलरेटर बैक्टीरिया, ये कौन कौन से हैं, तो इनमें होते हैं सेल्यूलोटिक, जिनको हम लोग ट्राइकोडर्मा कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें देखिए लिग्नोलिटिक जो होते हैं, जिनको ह्यूमिकोला पे कहते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब कंपोस्टिंग एसिलेटर बैक्टीरिया हैं। अब अगला है इसका लास्ट जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो ये हैं स्यूडोमोनास की जो प्रजातियां हैं वो इनको प्रोत्साहित करती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जो टॉपिक दिया हुआ था इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद का जो कोशिका वाला टॉपिक है इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है दूसरे वीडियो में। इस प्रकार जो इसके बुक में जितने भी बायोलॉजी के और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिए गए हैं, उन सारे सेगमेंट को आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।